हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आप लोग की पढ़ाई भी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि अभी हम क्लास 12 का चैप्टर 9 कर रहे हैं, जो आपका बायोटेक्नोलॉजी वाला है, प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। तो आज बेसिकली हमें क्या पढ़ना है, हमें जो क्लोनिंग वेक्टर है, ठीक है, उसके फीचर्स देखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ ORI, दैट इज़ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है? ये एक आपका सीक्वेंस होता है जहाँ से रेप्लिकेशन शुरू होती है, ठीक है, या फिर कोई भी पीस ऑफ DNA को जब हम इस सीक्वेंस के साथ जोड़ देते हैं तो उससे क्या होता है, वो होस्ट सेल के अंदर अपने आप को रेप्लिकेट करने लगता है। ठीक है, तो इसका सिंपल सीधा मतलब क्या हुआ, ORI क्या है आपका, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, जो एक सीक्वेंस है जहाँ से रेप्लिकेशन शुरू होती है। और कोई भी पीस ऑफ DNA को अगर आप इस रीजन से या इस सीक्वेंस से लिंक कर देंगे तो वो आपका रेप्लिकेट करना, मल्टीप्लाई करना होस्ट सेल के अंदर शुरू कर देगी। ठीक है, तो बहुत सिंपल लिखा हुआ है। ये जो सीक्वेंस है ये आपका किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? कॉपी नंबर को कंट्रोल करने के लिए, लिंक्ड DNA का। जो DNA आपने लिंक किया है उसके कितने कॉपीज बनेंगे वो आपका ये कंट्रोल करता है। ठीक है, सो अगर कोई चाहता है कि मुझे बहुत सारी कॉपी बनानी है टारगेट DNA की, कि जो DNA है उसकी मुझे बहुत सारी कॉपी चाहिए, तो आपको उसे ऐसे वेक्टर में क्लोन करना पड़ेगा जो कि आपका हाई कॉपी नंबर को सपोर्ट करे। जैसे कि अगर आप देखिए कि आपका एक प्लाज्मिड है, ठीक है, इसमें आपके पास एक फॉरेन पीस ऑफ DNA है जो आपका ये है। ठीक है, आप चाहते हैं कि आपको इसकी 50 to 100 कॉपीज़ चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आप ऐसा वेक्टर ढूंढेंगे जो इतने ज़्यादा कॉपी नंबर को सपोर्ट करता हो, जो इतना रेप्लिकेट करे, ताकि जब आप इसको फिर आप क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ करके एक कट लगाएंगे और फिर कट लगा के आप इसको यहाँ पे लिंक करवा देंगे, इसको DNA लाइगेज की मदद से इसमें जोड़ देंगे। अब ये आपका क्या बन गया, अब इसमें आपका जो फॉरन आपने जो है उस सीक्वेंस में जोड़ दिया जहाँ से आपका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जहाँ पे लोकेटेड है। तो अब आपने जब ये आगे मल्टीप्लाई करेगा या जब ये आगे रेप्लिकेट करेगा फर्दर, ठीक है, तो आपको जो कॉपीज़ मिलेंगी उसमें आपको ये भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो मतलब आपको ऐसा वेक्टर ढूंढना है जो ज़्यादा कॉपी नंबर को सपोर्ट करे, तब जाके आपको ज़्यादा कॉपीज़ DNA की मिल पाएंगी। ठीक है, सिंपल बहुत शब्दों में। अब सेलेक्टेबल मार्कर क्या होता है? अब ORI के साथ साथ जो वेक्टर है उसे एक सेलेक्टेबल मार्कर भी चाहिए जो मदद करे, जो पहचान पाए और एलिमिनेट कर पाए, अलग कर पाए, हटा पाए नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को, और सेलेक्टिवली सिर्फ और सिर्फ किसकी ग्रोथ को परमिट करे, ट्रांसफॉर्मेंट की। अब सबसे पहले अगर आपने पिछला वो देखा होगा तो उसमें ट्रांसफॉर्मेंट क्या होते हैं, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट क्या होते हैं, वो हमने देखा था कि अगर कोई भी बैक्टीरिया है किसी के भी प्लाज्मिड को अगर ले लेता है, ठीक है, टेकअप कर लेता है, ले लेता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं कि ये आपका ट्रांसफॉर्मेंट होता है, और अगर नहीं लेता है तो वो आपका नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होता है। ठीक है, तो सेलेक्टेबल मार्कर बेसिकली क्या करता है, आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि आपका कौन सा आपके नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को पता लगा के हटाता है, और सेलेक्टिवली किसकी ग्रोथ को अलाउ करता है, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफॉर्मेंट की। अब ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू आपका जो पीस ऑफ DNA है वो हम होस्ट बैक्टीरियम में क्या करवाते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ठीक है, अब नॉर्मली जो जीन्स हैं जो आपकी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं एंटीबायोटिक, जैसे कि आपका एम्फिसिलिन हो गया, क्लोरामफेनिकोल हो गया, टेट्रासाइक्लिन, कैरामाइसिन हो गया, उन्हें हम यूजफुल सेलेक्टेबल मार्कर्स बोलते हैं ई कोलाई के लिए। अब जो नॉर्मल ई कोलाई के सेल्स होते हैं उनमें रेजिस्टेंस नहीं होती किसी भी तरीके के एंटीबायोटिक से। एंटीबायोटिक्स बेसिकली क्या होते हैं, जो बैक्टीरिया को किल करते हैं या उनकी ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स आपका क्या होता है, जो रिस्ट्रिक्ट करें ग्रोथ को, ठीक है, या फिर किल करें बैक्टीरिया को। तो बेसिकली ऐसे जीन जो कि इन एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर पाएँ, ठीक है, जैसे आपके एम्फिसिलिन है, क्लोरामफेनिकोल है, ये जो जीन्स होते हैं जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं वो आपके एम्फिसिलिन, क्लोरामफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन, कैरामाइसिन, ये आपके यूजफुल सेलेक्टेबल मार्कर्स हैं ई कोलाई के लिए, क्योंकि ई कोलाई में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होता किसी भी एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट। ठीक है, अब इसके बाद आपका क्लोनिंग साइट्स की अगर बात करें, इन ऑर्डर टू लिंक द एलियन DNA, अब जैसे आपने एलियन DNA लिंक करने के लिए आपको जो वेक्टर है उसे बहुत कुछ प्रेफरेबल सिंगल रिकॉग्निशन साइट्स चाहिए फॉर कॉमनली यूज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अगर देखो, अगर एक से ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन साइट्स मतलब रिकॉग्निशन साइट्स प्रेजेंट होंगी वेक्टर के अंदर, तो इससे कुछ फ्रेगमेंट्स
बट जाएंगे, बहुत सारे फ्रेगमेंट जनरेट हो जाएंगे और इसकी वजह से क्या होगा, जो जीन क्लोनिंग है वो मुश्किल हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा वो प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें क्या बोला हुआ है मैं आपको एक बार और बताती हूँ कि इसमें बोला हुआ है कि क्लोनिंग साइट में कि अगर आप लिंक करना चाहते हैं एलियन डीएनए को तो वेक्टर में क्या होना चाहिए, कुछ प्रेफरेबली सिंगल, मतलब एक ही साइट होनी चाहिए कॉमनली यूज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए, जहाँ पे वो जाके कट लगा सके, एक ही साइट पे कट लगाए तो ठीक है। नहीं तो अगर आप खुद सोचो कि अगर बहुत सारी रिकॉग्निशन साइट है या आपका कोई भी प्लाज्मिड है या वेक्टर है, ठीक है, इसमें ना बहुत सारी रिकॉग्निशन साइट है, मतलब एक साइट ये है, एक साइट ये है, एक साइट ये है। अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो आएगा वो कहाँ कहाँ कट लगाएगा, वो यहाँ भी कट लगा देगा, यहाँ भी, तो इससे बहुत सारे फ्रेगमेंट्स में ये बढ़ जाएगा। और इसी के लिए हमें क्या चाहिए होता है, इसी के लिए ये प्रेफरेबल होता है कि सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल रिकॉग्निशन साइट हो, ताकि आपका एक सिंगल फ्रेगमेंट आपका बने, उससे वो जो प्रोसेस है जीन क्लोनिंग का वो कॉम्प्लिकेट ना हो। ठीक है, द लाइगेशन ऑफ एलियन डीएनए इज कैरिड आउट एट द, लाइगेशन मतलब क्या होता है, जो डीएनए लाइगेज की मदद से यूज़ करके जो हम उनको चिपकाते हैं ना, आपने इससे पहले वाले में पढ़ा होगा। ठीक है, तो लाइगेशन ऑफ एलियन डीएनए इज कैरिड आउट एट रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट इन वन ऑफ टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। अब जैसे एग्जाम्पल दिया है कि आप फॉरेन डीएनए को बाम H1 साइट पे लाइगेट कर सकते हैं, लगा सकते हैं टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, जो आपको यहाँ पे PBR 322 दिया है। ये आपको एस चीज़ याद करना होता है, मुश्किल होता है वैसे तो, बट इसकी अगर आप ट्रिक देखेंगे तो आपको वो भी मिल जाएगा। ठीक है, इसको अब इसमें क्या बोला है कि ये जो बाम H1 ये वाली जो साइट है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाली, अगर यहाँ पे हम फॉरेन डीएनए को लाइगेट करते हैं, लगाते हैं, ठीक है, तो जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है उसमें क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड जो प्लाज्मिड बनेगा वो कहीं ना कहीं टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस को खो देगा, क्योंकि आपने वहाँ पे क्या किया, आपने फॉरेन डीएनए इंसर्ट कर दिया है। बट स्टिल बी सेलेक्टेड आउट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट वन बाय प्लेटिंग द ट्रांसफॉर्मेंट ऑन एम्फिसिलिन कंटेनिंग मीडियम। ठीक है, मतलब फिर भी आप अलग कर सकते हैं उसको, मतलब इसमें कहने की कोशिश क्या कर रहा है, देखो कि इसमें साफ सीधे बोला है कि ये बाम H1 वाली साइट है, इसमें अगर आप इंसर्ट कर देते हैं किसी फॉरेन डीएनए को इस साइट पे, तो इसके प्रति तो रेजिस्टेंस जो है वो लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इंसर्शन की वजह से वो लॉस्ट हो जाएगा, लेकिन बट स्टिल कैन बी सेलेक्टेड, लेकिन फिर भी हम इसे नॉन रिकॉम्बिनेंट से तो अलग कर ही सकते हैं। और ऐसा हम कैसे करेंगे, नॉन रिकॉम्बिनेंट से इसको अलग कैसे करेंगे, जब आप ट्रांसफॉर्मेंट को किसी एम्फिसिलिन कंटेनिंग मीडियम पे, मतलब जैसे एक पेटी डिश लेंगे, उसमें अगर आपका एम्फिसिलिन कंटेनिंग मीडियम पे आप अगर वो करेंगे तो जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है वो आप ईजिली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, अब जो ट्रांसफॉर्मेंट होते हैं ग्रोइंग ऑन एम्फिसिलिन कंटेनिंग मीडियम आर देन ट्रांसफर ऑन अ मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। अब जो ट्रांसफॉर्मेंट, अब जैसे ये आपने एक पेट्री डिश ली थी, इसमें आपने जो ट्रांसफॉर्मेंट इस एम्फिसिलिन कंटेनिंग मीडियम पे ग्रो कर जाएंगे, उनको आप एक ऐसे मीडियम पे ट्रांसफ़र करेंगे जिसमें कि टेट्रासाइक्लिन होगा। अगर रिकॉम्बिनेंट्स जो हैं वो एम्फिसिलिन वाले पे ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, कंटेनिंग मीडियम बट नॉट ऑन कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन वाले पे ग्रो नहीं कर रहे हैं, बट नॉन रिकॉम्बिनेंट्स विल ग्रो ऑन मीडियम कंटेनिंग बोथ। ठीक है, क्योंकि देखो नॉन रिकॉम्बिनेंट्स वाले में क्या होगा ना, इसमें एक सिंपल सी चीज़ है, ये बहुत कॉम्प्लिकेट करके बताया हुआ है। एक बहुत सिंपल सी चीज़ अगर आप यहाँ पर देखें तो आपने क्या किया था, आपने जो फॉरेन डीएनए इंसर्ट किया था इस साइट पे, जिसकी वजह से टेट्रासाइक्लिन जो रेजिस्टेंस है वो लॉस्ट हो चुका है, तो इसके प्रति तो रेजिस्टेंस है ही नहीं। तो अब जो आपको ट्रांसफॉर्मेंट मिल रहे हैं वो टेट्रासाइक्लिन के प्रति उनमें रेजिस्टेंस है ही नहीं। तो अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो यहाँ पर वो ग्रो कर पाएंगे, और एम्फीसाइक्लिन वाले पे तो ग्रो कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये तो आपके पास है ना रेजिस्टेंस। तो घूम फिर के आपको यही समझाने की कोशिश की गई है। तो इन दिस केस वन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन मदद करेगा ट्रांसफॉर्मेंट को सेलेक्ट करने में, वेयर एज जो अदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है वो आपका, जो अदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है वो आपका इनएक्टिवेट हो गया है। किसकी वजह से, क्योंकि आपने एलियन डीएनए को इंसर्ट कर दिया है, और इस तरीके से आप क्या कर पाएंगे, आप रिकॉम्बिनेंट्स को सेलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, अब जो सिलेक्शन होता है रिकॉम्बिनेंट्स का वो किसकी वजह से हुआ है, एंटीबायोटिक के इनएक्टिवेशन की वजह से। और ये बहुत ज़्यादा क्यूबरसम प्रोसेस है, क्योंकि इसमें आपको इट रिक्वायर साइमल्टेनियसली प्लेटिंग, आपको दो अलग अलग एंटीबायोटिक पे पूरी प्लेट करना पड़ेगा उसको। ठीक है, इसीलिए जो अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर को डेवलप किया गया है
है जो आपका रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से अलग करेगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी कि वो कलर प्रोड्यूस कर रहे हैं एक क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट की प्रेजेंस में। अगर कलर प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसे हम उनसे पता लगा पाएंगे। इन दिस, अगर एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम कोडिंग सीक्वेंस में इंसर्ट करते हैं ऑफ एन एंजाइम जैसे कि आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, तो इससे क्या होता है कि वो जो जीन है वो आपका इनएक्टिवेट हो जाता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ दिस जीन एंजाइम। जो ये एंजाइम बनाता है वो जीन आपका इनएक्टिवेट हो जाता है। इसको हम बोलते हैं इंसर्शन इनएक्टिवेशन। जैसे नाम से पता चल रहा है कि आपने कुछ इंसर्ट किया है जिसकी वजह से क्या हो गया, इनएक्टिवेशन हो गया है। तो अगर आपका क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट की जो प्रेजेंस होती है वो ब्लू कलर देती है कॉलोनी, अगर प्लाज्मिड जो है बैक्टीरिया में उसमें कुछ भी इंसर्ट नहीं किया हुआ है तो आपका ब्लू कलर आएगा, ठीक है। और अगर इंसर्ट है उसमें कुछ भी रिजल्ट इनटू जिसकी वजह से इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हुआ है बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन में, तो कॉलोनीज कोई भी कलर प्रोड्यूस नहीं करेंगी और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज, ठीक है। अगर आपने कुछ इंसर्ट कर दिया है तो एक नया रिकॉम्बिनेंट बन गया लेकिन उसकी वजह से कलर नहीं आएगा, तो उसे हम ईजिली आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो ये वाला पार्ट जो है 5th वाला, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।